तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है कुछ ही घंटों में फैसला जो है वो दुनिया के सामने रख देगा कि आखिरकार किसके हक में फैसला सुनाया जाएगा। क्या जो 26,000 लोगों को शहीद किया गया है गजा की सरजमी पर, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? और क्या इंटरनेशनल कोर्ट जिसने आतंकवाद किया, जिसने नरसंहार को अंजाम दिया, या ये फैसला उसके हक में जाएगा? ये तमाम प्रोस्पेक्टर्स जो हैं वो लगातार केस को लेकर के बन रहे हैं और तमाम लोगों का सवाल था कि आप ये बताएं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल कोर्ट है कार्य करता है और क्या क्या रुझान जो हैं इसके बन सकते हैं, जिसको लेकर के सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो आज फैसला सुनाने वाले हैं 15 देशों के जज, उसमें कौन कौन से देश के जज शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के जज शामिल हैं, रशिया के जज शामिल हैं, चाइना के जज शामिल हैं, फ्रांस के शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जमैका, जापान, लेबनान, मोरक्को, स्लोवाकिया, सोमालिया और युगांडा के जज जो हैं इसमें शामिल हैं। और ये 15 जजों की सहमति जो बनेगी उसके बाद इस फैसले को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे कार्य करता है, उसे जानना समझना जरूरी है। जहां इंटरनेशनल कोर्ट जो है दो देशों के मुद्दों को सुलझाता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं। जैसे कि माने कि किसी देश के बीच में सीमा विवाद है तो उसको भी सुलझाने का काम इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा किया जाएगा। मानिए कि कहीं जंग छिड़ी और दूसरे देश ने उसके अंदर नरसंहार किया, ऐसे मुद्दों को भी सुलझाने का काम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट में जो जिसके साथ जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है वो इसमें सामने आ सकता है, पर गजा की तरफ से कोई आया नहीं, या जो नरसंहार को महसूस करता है, अमन पसंद या तमाम चीजें कहिए कि जो उस दर्द को समझ रहा है, वो देश भी सामने से आके उसकी आवाज बन सकता है। ये आवाज बनने का काम जो है साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर बताया कि गजा के अंदर जो है नरसंहार हुआ और इस नरसंहार को अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है इजराइल द्वारा किया गया। और इजराइल की जो चालाकी थी उसने ये कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की कि एक तो कातिल इजराइल है और कत्ल भी उसका हुआ है, ये साबित करने की उसने कोर्ट में कोशिश की, पर इसमें उसे आर्ग्यूमेंट के दौरान मुंह की खानी पड़ी, जहां साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा, जहां नरसंहार मामले में अंतिम फैसला जो है आज नहीं होगा। इसके बदले हमें जो देखने को मिलेगा वो है वे अदालत का अंतरिम फैसला। इसके बाद भी कई बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो कि अंतिम फैसला जजों का रहेगा। और ये वास्तव में गाजा के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अदालत से तत्काल युद्ध विराम सहित कई उपाय करने की मांग कर रहा है, जो गाजा के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होगा। क्योंकि ये कहा गया कि भाई कंटिन्यूसली जब ये मामला चल रहा है, लगातार इजराइल जो है बमबारी कर रहा है, जो कि इस फैसले के बाद हो सकता है कि जजेस फैसला लें कि तुरंत आपको हमले जो हैं गजा की सरजमी पर रोकने पड़ेंगे। फिलिस्तीन के आम लोगों का नरसंहार आप नहीं करेंगे। अगर आपको लड़ना ही है तो सीधे सीधे हमास से जंग लड़िए, आम सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वहीं इसमें अदालत उन उपायों को लागू करने का निर्णय ले सकती है जिनका दक्षिण अफ्रीका ने अनुरोध किया है, और यह इजराइल का पक्ष भी ले सकता है, जो कहता है कि बिल्कुल कोई मामला नहीं है और वे केवल आत्मरक्षा के लिए एक सैन्य अभियान चला रहा है। जो कि जजेस ये कह सकते हैं कि भाई 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अंदर घुस करके मारा है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर उसने उसी आत्मरक्षा के लिए यह कानूनी कार्रवाई की है। ये चीजें लोगों के सामने आ सकती हैं। और फिर एक तीसरा पहलू भी यह हो सकता है कि अदालत कुछ चीजों को प्रतिबंधित करने का निर्णय ले सकती है जो दक्षिण अफ्रीका ने मांगी है, लेकिन अन्य को नहीं। हम कुछ घंटों में यह पता लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरफ रुख जाएगा, जो कि 3 चीजें पॉसिबल हैं कि होंगी। या तो इजराइल दोषी करार होगा, या
गजा के लोगों को इंसाफ मिलेगा, या ये हो सकता है कि इजराइल ने जो कहा उसकी बात मानी जाए, कि जैसे उसने कहा था कि ये तो इंटरनेशनल कोर्ट एक सर्कस हो गया है, जो कोई भी जोकर आता है वो आकर के मखौल उड़ाने लगता है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है और साउथ अफ्रीका के आरोप जो है वो बेबुनियाद है। और तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका ने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, आम सिविलियंस के ऊपर इजराइल जो है हमला ना करे, ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। पर ये समझने की जरूरत है कि क्या 12 जनवरी को जो इजराइल ने मौखिक तौर पर ये तर्क रखा कि इजराइल विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमास के साथ साउथ अफ्रीका के घनिष्ठ संबंध हैं, और इस संबंध के चलते जो है वो अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। और तीसरा जो दूसरी आर्ग्यूमेंट रखी 7 अक्टूबर की रखी, तीसरी उसने कही कि हमने सैन्य अभियान में हमास के लोगों को मारा है, जिसमें ये चीजें उसने बताई नहीं कि 26,000 लोगों को उसने शहीद कर दिया है। पर साउथ अफ्रीका की दलीलों में पूरी तरीके से यह देखने को मिला कि वो हमास को ही जिम्मेदार ठहराने लगा, और साउथ अफ्रीका ने यह साफ तौर पर कह दिया कि ये कातिल है, पर अपने कत्ल को लेकर के बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मजलूम हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। इस मजलूमियत में, इस मासूमियत में इजराइल ने 26,000 लोगों को शहीद कर दिया है, जो कि आंकड़ा 26,000 के पार हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट फैसला लेने जा रहा है, पर फैसले से पहले ही बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है इजराइल द्वारा गजा के अंदर। और यह भी अब तस्वीर सामने आ रही है कि गजा छोड़ करके भागने लगे हैं इजरायली सैनिक, जहां नीदरलैंड में राजदूत ने साउथ अफ्रीका की तरफ से मुख्य दलीलें रखी और कहा कि नरसंहार 1948 से फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए हैं, अवैध कृत्यों को लाकर सामने उनके साथ हिंसा की गई है, उनको मारा गया है, उनको शहीद किया गया है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने तर्क दिया कि इस मामले में अदालत को गाजा में जारी नरसंहार को रोकने के लिए वास्तविक समय में कार्रवाई करने का अवसर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के मामले का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील आदिला हासिम ने इजराइल द्वारा किए गए नरसंहार को सूचीबद्ध तरीके से सामने रखा, जहां एक एक सबूत आदिला हासिम ने गिनवाए कि आपने गूंगे बमों का इस्तेमाल किया, आपने 2,500 टन से ज्यादा भारी बम गिराए हैं, जो कि न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है, और आपने इस जंग में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया है। और अगर आप ये जंग लड़ रहे थे तो आप हमास से सीधा लड़ते, आपने आम मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना क्यों बनाया है? इन्हीं सब पहलू को लेकर के आज पूरी नजर जो है इंटरनेशनल कोर्ट पर बनी हुई है। हर एक अपडेट आपके साथ साझा करूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।